है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपके साथ, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान आपने चलाया है, क्योंकि इकॉनमी के मुताल्लिक और जो आपकी वजारत है वही मुल्क को चलाती है। हजूर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि नाज़रीन को ये भी बताइए कि जो ये शरह गुर्बत थी, जब आपने मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली, तो शरह गुर्बत जो थी वो उसकी क्या थी, और जब आपने छोड़ी उस टाइम क्या थी, और गुर्बत में कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया था? देखिए, हमारी कोशिश, अगर आप इकोनॉमी का पहिया चलाएंगे, जितनी आपकी इकोनॉमी का पहिया चलेगा उतनी आपकी आमदनी जो है, मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों की फीकस आमदनी बढ़ेगी, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा होगा। तो आप ये सारा इंटरलिंक्ड है। हमने जो इकोनॉमी थी उसको हम करीबन ले गए थे जी ऑलमोस्ट $315 बिलियन के ऊपर। तो ये पहले 2 साल में उसको ला के 264 बिलियन पे ले आए। यानी पाकिस्तान की तारीख में जो जीडीपी नेगेटिव थी वो इनके दूसरे साल में थी, जो ½ नेगेटिव। यानी 1952 में एकदम नेगेटिव हुई थी जीडीपी ग्रोथ, कुछ ना कुछ जरूर इंक्रीज होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन से वैसे ही ऑटो इंक्रीज होती है। तो एक तो उस तरफ वो था, उसके नतीजे में इनकी जो फी का आमदनी है उसको भी ये काफी नीचे लेके गए। और ये जो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उससे जनरेट होती है आपकी इंडस्ट्री जो है, वो इतना आपने जो रुपया कर यानी डिवेल्यूशन करके तबाही कर दी, तो आपकी वर्चुअली जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उसको 2 साल 2.5 साल बहुत बड़ा धचका लगा। अब थोड़ी सी रिवाइव हो रही है, इस वक्त वो अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है, कुछ रीओपन हुए हैं, वो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दिए हैं। और वो जिसको कहते थे कभी काला धन वाइट नहीं होना चाहिए, ये मैं आऊंगा तो ये एक स्कीम हम दे रहे थे। और स्कीम कब दे रहे थे? जब पाकिस्तान ग्लोबल OECD का मेंबर बना 2016 में, और हमने 2017 के आखिर में ऑटो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए टैक्स चोरी को रोकना था, और जो बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों के छुपाए हुए एसेट्स उनको पकड़ना था। तो उसके लिए हमने एक एमनेस्टी स्कीम बनाई थी, जो कि इमरान नियाजी ने बकायदा ट्वीट करके कहा जी अगर ये स्कीम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको रोकेंगे और हम आगे उनका हिसाब लेंगे। जब हुकूमत में आए वो बहरहाल वो स्कीम जो है इन्होंने ना सिर्फ उसको इस्तेमाल किया, उसको उसके बाद 3 स्कीमें और ला चुके हैं। 2 स्कीमें रेगुलर और एक स्कीम जो है वो अभी बजट में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने दिया कि जी उसमें जो मर्जी आप इन्वेस्ट कर लें, कोई आपको सोर्स नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से पैसा आया, काला धन है, क्या है। तो बात यह है कि जो उससे जो रोजगार के मौके बढ़ते हैं ना जी, अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है अप्रैल की, पुरानी नहीं है, 3-4 महीने पुरानी है, उसके मुताबिक 2,07,00,000 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जॉब लूज कर दी है, अपनी यानी उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं। 2,07,00,000 लोग। वो कहते हैं जी कि करीबन 70 लाख लोगों की जो इनकम है, जो लेबर की इनकम है, वो जितने अगर वो 20,000 कमाते थे वो 10-15,000 या 14,000 या 13,000 कमा रहे हैं। ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर। और उसके नतीजे में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 1/3 आबादी जो है वो फूड यानी खाने पीने के हवाले से इनसिक्योर हो गई है। यानी उनको गारंटी नहीं है बेचारों को कि वो अफोर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 6 अप्रैल 2021 की कह रही। तो बात यह है कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट जिसका आपने जिक्र फरमाया, हमने करीबन 5.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हमारा, ये उसको करीबन डबल करके 11% क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो अपना उस्मान साहब, ये टोटल कोलैप्स है। ये कहते हैं जी अब कोरोना को थोड़ा ब्लेम करते हैं, पहले कहते थे पिछली हुकूमत, अब कहते हैं कोरोना भी साथ है। मैं आपको बताऊं कि आप जरा एनालिसिस किसी से करवा लें, कोरोना के शुरू होने से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी। इन्होंने अपने पहले 1.5-2 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत तबाही के रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया था, और बस एक और धक्का देने वाली बात ही कोरोना तो इनको एक किस्म की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आ गई है। भाई $4.25 अरब के कर्जे नहीं देने पड़े, डेफर हो गए। करीबन $2 अरब हाथ से मिल गया है, जो कि कोरोना की नाम पे आया है, और आवाम को उसकी कोई रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। और आप देखते होंगे कि बहुत शोर है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जी कि अपना ऑलमोस्ट 120 खरब जो है वो इधर उधर है, और उसकी समझ नहीं आ रही कि किधर कोरोना के नाम पे खर्च हो गया। तो बात यह है कि ये सारी चीजें जो हैं ये इनको हॉन्ट करेंगी, आज नहीं करेंगी तो इनके जाने के बाद करेंगी। ये सारी जिंदगी तो नहीं बैठे रहेंगे।
तो आज 3 साल के बाद इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, एफआईए को इस्तेमाल किया, तमाम अदारों को इस्तेमाल किया और ब्लेटेंटली किया। उनको बुला के कहा, आपको याद होगा कि एक फॉरवर्ड डीजी एफआईए ने कहा जी मुझे बुला के कहा कि आप फलां को ये कर दें, उनको अपना गद्दारी का मुकदमा बना दें, उनके ऊपर अपनी बेईमानी का मुकदमा बना दें, उनको आप अरेस्ट कर लें। तो इसके बावजूद ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज कर्जों के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, खुदा न खासा करप्शन के हवाले से ये कोई कौम को नहीं दे सके। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट था इनका 33 पंक्चर की तरह, जो आज तक चला रहे हैं ये, और जिसके ऊपर ये जिंदा रह रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको जी, प्लीज 3 दिन पुरानी, आपको और आपके व्यूअर्स को। जी प्लीज सर। एक बड़े घर में इस्लामाबाद में 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी जी। उसमें के जो 11-12 की लोग हैं, आपको पता ही है कि शाह महमूद कुरैशी जो सीनियर तरीन है, असद उमर है, शीरी मजारी है, ये सब लोग मौजूद थे जी। ये वहां इन्होंने इनडोर ये कहा है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जी हम जो कुछ वादे करके आए थे, हम एक वादा भी पूरा नहीं कर सके। आपस में बातें कर रहे थे, हम तबाही के दहाने पे पहुंच गए हैं। ये पीएमएलएन जो है, ये इनकी जो आपस में को मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या हम इसके ऊपर खड़े हैं, इसके ऊपर हम गुजारा कर रहे हैं। ये नहीं कन्फेशंस कर रहे हैं आपस में बैठ के, अवाम में तो नहीं करेंगे। को अल्लाह के बंदे, हमें भी कुछ वहां कोई बताने वाले होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात आपको बता रहा हूँ, 3 दिन पुरानी बात, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने दी है और कौम भी जानती है डॉक्टर साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब टाइम काफी हो